डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। तो पिछली क्लास में आपने सेट नंबर 7 के ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन सारे कर लिए थे। आज आप हल करेंगे खंड बा में विस्तर उत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न दिया है पहला, प्रश्न नंबर पहला है, उसमें लिखा सभी खंड कीजिए। तो उसका का नंबर देखिए आप, ये दिया है सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा। 5 प्लस अंडर एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम अपोजिट मानेंगे। अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमको परिमेय मानना होगा। तो लिखेंगे माना 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। और परिमेय संख्या किसके पी अपान क्यू के रूप की होती है, जो पी अपान क्यू के बराबर है, ठीक है। परिमेय संख्या की यही कंडीशन होती है कि P बटे Q के रूप में होनी चाहिए, तथा P, Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक भी होने चाहिए, ठीक है। पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वही संख्या परिमेय। हमने इसको परिमेय मान लिया है, ठीक है। तो लिख देंगे यानी P 5 प्लस रूट 3 5 प्लस रूट 3 ये इक्वल हमने किसके मान लिया है, P अपान क्यू के, P अपान क्यू, ठीक। अब क्या करेंगे, इधर हमें रूट की संख्या को रोकना है। इस टाइप का कोई भी सवाल है, आपको क्या करना है, रूट के नंबर रोकना है, बाकी जो नंबर है उसको उधर ले जाना है। तो 5 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 3 बराबर P अपान क्यू, और 5 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इधर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, अपान में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे, P1 जा P प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे 5Q आ जाएगा, फिर अपान में Q1 जा Q, तो यानी रूट 3 का बराबर ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक साइड में रूट के नंबर हम रोक लेते हैं। अब आपको क्या लिखना है, देखिए ये तो हमारी अपरिमेय है क्योंकि रूट में है, ठीक है, अपरिमेय है। ये हमारी परिमेय है क्योंकि P बटे Q के रूप में पूरा मान अंश हो गया, यह हो गया, ठीक है, भिन्न हो गई। तो ये मान क्या है, P बटे Q के रूप में, ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया। लेकिन हमने दोनों को क्या माना था, परिमेय माना था। तो यहाँ पे विरोध हो रहा है, ठीक है। तो आप देख लो, चूंकि P माइनस 5Q अपान Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये तो परिमेय है। तथा इधर का क्या है, रूट थ्री एक कैसी अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है, लेकिन हमने माना दोनों को परिमेय था। तो यहाँ पे विरोध हो रहा है, तो लिखेंगे विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना असत्य है। कल्पना असत्य मतलब जो हमने माना था वो गलत सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये 5 प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय हो जाएगा। अतः 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। और एक क्वेश्चन इसमें का जरूर आना है, आपको तैयार रखना है कि इस तरह का एक पेज जरूर आएगा। इसके बाद में खा नंबर दिया है कि दिया है यदि cos a बराबर अंडर रूट 3/2, यानी जो खा नंबर है पहले का उसमें दे रखी वैल्यू cos a का मान दिया है। cos a बराबर दे रखा है रूट 3 और डिवाइड में है 2, ठीक है। तो sin 2a की वैल्यू बताना है, sin 2a का मान बताना है, इसकी वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो एक तो लॉन्ग मेथड है, यानी इसको हम लंबकरण आधार के हिसाब से लगाएं, या तो एंगल
एंगल निकाल के हमें वैल्यू डाल दे और आंसर निकाल ले, ये आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगल निकाल लेंगे, ये हो जाएगा कॉस है, इधर अगर कॉस है तो इधर भी चेक, इधर भी कॉस में ही लाना है। ये कितने कॉस का मान होता है, यानी cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है। आपको टेबल में तो याद करना होगा, ये याद कर लें आप। ये होता है cos 30 का मान, ठीक है। cos से cos कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब यहाँ पे रख देंगे इस वाले में, क्योंकि ये वैल्यू निकालनी है। तो sin 2, यहाँ पे कोई निशान है तो गुणे का निशान, इनटू a की वैल्यू कितनी है 30 है, 30 तो कितना बन गया, ये sin 60 बन गया। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 ही होती है, ठीक है। तो इस sin 2a का मान कितना आ जाएगा, √3/2। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, sin 2a का मान जो होगा यहाँ पे वो √3/2, ये राइट आंसर होगा। तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे। और इसके बाद गा नंबर स्क्रीन पे दिया है, आप तो ट्राई करें। और इसका गा नंबर दिया है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो एक तो पहले मान लेंगे, ठीक है। बेलन के मान कुछ दिए नहीं है, तो माना बेलन की त्रिज्या r, बेलन की त्रिज्या हमने क्या मान ली है, r मान ली है, और ऊंचाई हमने h मान ली है, ऊंचाई h, ठीक है, ये मान लिया है h है, ठीक है। और दोनों चीज जो बराबर लाना है उसको हम अलग अलग निकाल लेंगे। पहले लिखा बेलन के आयतन का 2 गुना, तो लिखेंगे बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन के आयतन का 2 गुना, ठीक है। यानी बेलन के आयतन को 2 गुना करना है। बेलन का आयतन होता है πr²h, इसका 2 गुना करना है तो 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो ये मान कितना आ जाएगा, 2πr²h, 2πr²h ये आ जाएगा। यानी बेलन के आयतन का 2 गुना, ये मान समीकरण 1 मान लिया इसको। और बोला है वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल, फिर लिखेंगे वक्रपृष्ठ और त्रिज्या का गुणनफल, त्रिज्या का गुणनफल। इसमें क्या करना है, बेलन का वक्रपृष्ठ और त्रिज्या की गुणा करनी है। वक्रपृष्ठ होता है 2πrh और त्रिज्या तो r होता है, ठीक है। जब इसकी गुणा करेंगे तो r की घात 2 हो जाएगी, ठीक है। 2πr²h बनेगा, 2πr²h, ये समीकरण हो जाएगी 2, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि ये सिद्ध करना है कि दोनों वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पे देखें समीकरण 1 का मान जो है वही समीकरण 2 में है, तो लिख देंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट बराबर है इक्वेशन सेकेंड के, ठीक है। तो दोनों मान बराबर है तो कह सकते हैं अतः बेलन के आयतन का 2 गुना, जो प्रश्न में कह रहा वही लिख देंगे, बेलन के आयतन का 2 गुना, 2 गुना, ठीक है, वक्रपृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। तो यही सिद्ध करना था, बस ये इस तरह आपको करना है, क्योंकि दोनों मान बराबर आपने लाके सिद्ध कर दिया है तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। और इसके बाद में अगला घा नंबर स्क्रीन पे है, आप उसको सॉल्व करें। और इसके बाद में घा नंबर में टेबल दे रखी है और लिखा है निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। वर्गांतर दे रखा है और उसके बाद बारंबारता दी है, ठीक है। तो टेबल बना लेंगे, क्योंकि ये
वर्गांतर दिया है और बारंबारता दिया है, ठीक है, माध्यिका निकालनी है। ये वर्गीकृत है, दो मान होते हैं वो वर्गीकृत होता है, एक मान होता है वो अवर्गीकृत होता है। तो सबसे पहले वर्गांतर लिख लेंगे। टेबल इस तरह दी है लेकिन आपको इस तरह बनाना है, यानी घ नंबर ये। तो पहले आपको लिखना है वर्गांतर, ठीक है। ये कितना दिया, 0 से 10, 10 है, फिर 10 से 20 है, 10 से 20 है, 10 से 20 है, फिर दिया है 20 से 30, और फिर 30 से 40 है, और फिर 40 से ये 50 है, यानी 40 से 50 तक है। इसको हम बारंबारता दे रखी है, बारंबारता ये दी है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लाइन ड्रा कर लें। बारंबारता में दिया है मान 2, ये 2 है, फिर 8 दिया है, और फिर 13 है, और फिर है 15 और 5, 15 है और फिर 5 है, ठीक है। और जब भी आपको माध्यिका निकालनी है वो माध्यिका, तो उसमें अगला कॉलम आपको याद रखना संचयी बारंबारता बनता है, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता आपको बनाने के बाद में फिर इनका यहाँ पर जो बारंबारता होती है उसका योग करना होता है। तो इस तरह टेबल आप बना लेंगे इस तरह से। और संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे, पहला जो नंबर है बारंबारता का वो नोट कर लेंगे, 2 है, 2 लिख देंगे, फिर 2 में अगला नंबर जोड़ेंगे, 2 में 8 जोड़ेंगे, 8 तो 10 हो जाएगा, 10 लिख देंगे, फिर 10 में अगला कितना 30 है, 30 जोड़ देंगे, 30 10 40 हो जाएगा, 40 में अगला 15 जोड़ेंगे, 40 10 50 55 हो जाएगा, फिर 55 में अगला कितना जो 5 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पहला अंक उतार लेना है, अगला अंक जोड़ जोड़ के लिखना है, और इसको भी जोड़ना है आपको। इसका जोड़ और यहाँ पर जो नंबर होता है वो एक जैसा होना चाहिए, अगर एक जैसा नहीं है तो समझना कहीं आपकी मिस्टेक है। जोड़ लेंगे 2 8 10 5 15 5 20 का 0 हासिल 2 3 5 1 6, तो ये दोनों मान बराबर होने चाहिए, ये n का मान हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें n/2 निकालना है, n/2 आप इस मान लें n बना लें, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कैपिटल ले लें, n/2 वापद, n/2 का मान निकालना है, n की वैल्यू 60 है, तो 60/2 वापद ये लिखेंगे, 2 से काटेंगे कितना 30 आएगा ना, 2 3 6 30, तो n/2 का मान जो आया है वो कितना है, n/2 का मान 30वां पद आया है, 30वां पद, ठीक है। तो जब भी आपको n/2 का मान डालना होगा तो ये वैल्यू डालेंगे, ठीक है। जो 30वां पद होगा वही हमारा माध्यिका वर्ग होगा, ठीक है। तो आपको देखना है 30 किस में आएगा, देखो जैसे हमको मानो 30 रुपए चाहिए, ठीक है, जिसके पास 2 रुपए होंगे वो 30 हमको दे सकता है, वो नहीं दे सकता, इस लाइन में तो होगा नहीं। 10 वाला भी हमको 30 नहीं दे सकता है, 40 जिसके पास है वो हमको 30 दे सकता है। तो पहले जो नंबर जो यहाँ दिया है उससे बड़ा जो नंबर हो ऊपर से, ठीक है, वैसे तो ये भी बड़ा है ये भी बड़ा है, इससे मतलब ऊपर से देखना है जो नंबर बड़ा हो इससे, वही माध्यिका वर्ग हो जाता है। तो 40 इसका 40 से इसके बाद 30 मिल जाएगा ना, तो ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा, आपको ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 40 है तो उसमें 30 भी आ जाएगा, 10 के आगे 40 तक इसमें मान होंगे, 30 आ रहा है ना, इसी में आएगा। तो आपको देखना ये यल का मान होता है, यल का मान आपका हो जाएगा इस साइड में लिख दें, एल कितना होगा, ये यल का होता है मान 20, और एच इनका अंतर होता है, यच है 30 में से 20, यानी अंतर कितना का है 10 का है, ठीक है। ये यफ का मान होता है, यफ कितना है, यफ का मान है 30 यानी 30 है, और यफ हो गया, ये लाइन जो है इसके ऊपर वाला सी एफ होता है, ये सी एफ का मान हो गया, सी एफ का मान कितना है 10, ठीक है। ये मान आपने लिख दिए। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो माध्यिका का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि माध्यिका का जो फार्मूला होता है, माध्यिका बराबर एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ, ठीक है, और बटे में होता है यफ है ये, और गुणे में होता है एच, ये माध्यिका का फार्मूला है। अब मान डाल लेंगे, पहले यल का मान पड़ेगा, यल का मान कितना 20 है, प्लस ब्रैकेट में n/2 का मान, n का मान में 60 है लेकिन n/2 का मान हम निकाल चुके, ये है n/2 का मान कितना 30 है, तो 30 लिख लेंगे यहाँ पे 30 माइनस सी एफ
CF कितना 10 दे रखा है, यहाँ पर भी देखो 10 लिखा होगा, ये 10 है, ठीक है, 10 हो जाएगा। और अपान में किसका मान पड़ेगा, एफ का मान कितना है 30 है, तो 30 हो जाएगा। और गुणे में एच मतलब डिफरेंस कितने का है 10 का है, 10 लिख लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगली लाइन में 20 प्लस, ये 30 में से 10 गया 20 बचेगा, 20 गुणे में कितना है यहाँ पे 10 है, और बटे में कितना है 30 है, ठीक है। अब जितना कटेगा उतना काट लेंगे, ये 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 20 और प्लस का 20 एकम 20 बटे 3, 20 बटे 3, ठीक है। तो क्या करेंगे 3 से 20 को भाग कर लेंगे, 3 से 20 को हम भाग करेंगे तो 3×6 18, और कितना बचा 2 बचा, पॉइंट लगा लेंगे 0 बढ़ेगा, फिर 3×6 18, फिर 2 बचा है, ठीक है। पॉइंट लगाए तो हर बार में 0 लगता जाएगा, 3×6 18, ठीक है, फिर 2 बचा, तो 6 पॉइंट या तो 20, ये तो 20 है, 20 है प्लस, तो 20/3 का जो भाग किया है वो 6.66 आया, ठीक है। लेकिन आप 66 भी लिख सकते हैं, अगर ये 3 है, अगर आधे से ज्यादा बचता है शेषफल तो एक जोड़ देते हैं, तो 66 को कितना मान सकते हैं 67 मान सकते हैं, ठीक है। 3 का अगर 1.5 होता है, 1.5 से ये ज्यादा बचा है, पूरा तो कटेगा नहीं, तो लगभग में मान 6.67 हो जाएगा, ये 6.67। अब जोड़ लेंगे, 20 पूर्णांक है 6 पूर्णांक है, ये तो दशमलव वाले मान अलग रखते हैं, तो 20 और 6 26 हो जाएगा, तो 26.67 लगभग ये आंसर आपका हो जाएगा। और अगला सवाल तब तक आप ट्राई करें। अगला प्रश्न दिया है 1 नंबर है और दिया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। 1 नंबर है ये 1 नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले जो रेखाखंड है मिलाने दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड वो बना लेंगे, ये 2 पॉइंट हैं, ठीक है, ये आप बना लें, इसको नाम कुछ भी दे दें, ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और इनके पॉइंट्स भी दिए हैं और इनके बिंदु दिए हैं -1, 7 -1 है और 7 है, और इसका दिया है 4, -3, 4, ठीक है। इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड ये बोला है। फिर बोला है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जो इनको मिला रेखाखंड को, ये विभाग कोई एक बिंदु है वो इसको विभाजित करता है, तो आप वो बिंदु कहीं पे मान सकते हैं, ठीक है। और उसका अनुपात दे रखा है 2:3, तो मान लो हमने वो बिंदु यहाँ पे मान लिया, ये बिंदु है, इसका नाम दे दिया हमने P, ये विभाजन बिंदु ये हो गया P हो गया, और किस अनुपात में काट रहा है, ये 2 है तो ये 3 है, ठीक है, 2 है 3, तो यहाँ पर के जो पॉइंट्स है वो हमें पूछे जा रहे हैं ये बिंदु कितने हैं, तो इसको हमने x और y मान लेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे माना बिंदु बराबर, सबसे पहले यही लिखेंगे, माना बिंदु, बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के, चाहे बिंदु लिखें या बिंदु लिख लें, बिंदु के निर्देशांक लिख लें, माना बिंदु P के निर्देशांक बराबर कितना माना x, y, ये मान लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे x1 y1 क्या होता है, तो ये हमारे मिलाने वाले रेखाखंड के ये पॉइंट होते हैं, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, पहले ब्रैकेट में 1 1, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 2 2, ये x2 है, ये y2 है, और ये तो xy होता ही है, ये x की वैल्यू होता है, अगर आपने कुछ मान भी दिया होता तो वो पहला x का होता है मान, दूसरा y का, और ये होता है, ये m1 का मान होता है, ये हमारा m2 का मान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे विभाजित हो रहा है तो विभाजन सूत्र लगा देंगे, ठीक है, लिखेंगे विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र आपने पढ़ा होगा, ये होता है, चाहे आप एक ही में दोनों को हल कर ले चाहे अलग अलग हल करें, आ जाएगा आंसर। तो पहले x का निकालने की वैल्यू, तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इससे हमारा x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो x तो ऐसे रहेगा, m1 कितना है हमारा 2 है, गुणे में x2 कितना है हमारा, x2 हमारा दिया है 4 दिया है,
प्लस अब m2 और x1 की गुणा करनी है तो m2 और x1 तो 3 गुणे -1, 3 गुणे -1 और बटे में m1 प्लस m2, m1 2 है, m2 3 है तो 2 प्लस 3, फिर लिखेंगे x इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2 चक्कू 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बटे 3 2 5 हो जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5 ही तो बचेगा तो x बराबर 5 बटे 5 यानी काटेंगे तो 1 आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x बराबर 1 तो x का तो मान आ गया, एक निर्देशांक आ गया, x का 1 आ गया। अब हम y का निकाल लेंगे, ठीक है। तो y का भी फार्मूला ऐसे ही होता है, y में क्या करना है कि आपको x की जगह y कर देना है, ठीक है। आपको बस अगर ये इतना पता है तो फार्मूला आप ठीक बना सकते हैं, क्योंकि पहले m1 x2 है, फिर जहां 1 है वहां 2 कर दो, 2 है वहां 1 कर दो, बस फार्मूला बन जाएगा। तो y बराबर क्या होगा m1 यहाँ पे y हो जाएगा m1 y2 प्लस 1 है वहां पे 2 कर दो, 2 है वहां 1 कर दो, यानी m2 y1। और वैसे भी आपको याद होना चाहिए m1 प्लस m2, वैल्यू पुट करें y की वैल्यू y ही है बराबर m1 y2, m1 ये है y2 ये है तो 2 गुणे माइनस का 3, 2 इंटू -3 प्लस अब m2 और y1, m2 और y1 तो 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 बटे में m1 प्लस m2, m1 ये है m2 ये है तो 2 प्लस 3 तो y इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का है कोई साइन नहीं है तो प्लस का मानते हैं, ये माइनस है तो माइनस का 6 होगा प्लस 3 से तो 21 हो जाएगा और डिवाइड में 3 तो 5 हो जाएगा तो y बराबर 21 प्लस का है 6 माइनस का है, अपोजिट साइन हमेशा घटते हैं तो 21 में से 6 घटा लेंगे कितना 15 बचेगा और जो बड़ी गिनती होती है उसी का निशान आता है, प्लस का है बड़ा बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 15 आएगा, 15 बटे में कितना 5 तो 5 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो x y के मान यही पूछे गए तो लिख देंगे p के निर्देशांक, p बिंदु के निर्देशांक हमने x y माने थे ना, x, y तो इसके मान कितने आ जाएंगे, x कितना 1 है y 3 है 1,3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप विभाजन सूत्र लगा के इजिली सॉल्व कर सकते हैं। और अगला प्रश्न यह है, तब तक आप इसको लगाएं। और अगला दिए हैं 4 नंबर, का के किस मान के लिए बिंदु k, -1 2 यानी 2,1 तथा 4,5 एक ही रेखा पर होंगी। एक ही रेखा पर होने का मतलब संरेख होना, यानी एक ही लाइन पे होना, एक मतलब संरेख होना होता है। तो संरेख हो या एक ही रेखा पर हो बात एक ही है। ये दे रखा है 4 नंबर है, पॉइंट दिए हैं यहाँ पे, पहला k, -1 ये बिंदु है, ठीक है, और फिर दिया है 2,1 दिया है ये है, और तथा फिर दिया 4,5, ठीक है, लिखा एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर। एक ही रेखा पर का मतलब होता है संरेख, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है संरेख। एक ही रेखा पे चीज कोई है तो उसको संरेख बोलते हैं, तो संरेख ही बोला, संरेख है, ठीक है, संरेख है। तो संरेख होने का प्रतिबंध लिख देंगे, संरेख होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध। तो संरेख होने का प्रतिबंध होता है जो ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। और ये क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया, लेकिन इक्वल में 0 लगा देते हैं तो संरेख का फार्मूला हो गया। संरेख अगर है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और ये वैल्यू आपको x1 y1, पहले ब्रैकेट में मान आपको x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। तो ये हल कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखना है 1/2 ब्रैकेट, x1 कितना है k है, y2 - y3, y2 - y3 तो
1 माइनस 5 होगा, ठीक है, 1 माइनस 5, फिर प्लस का x2, x2 कितना 2 है। अब y3 माइनस y1, y3 ये है, y1 ये है, तो y3 5 है, फिर माइनस y1 का मान भी माइनस का है, तो माइनस ये क्या प्लस बन जाएगा, यानी y3 माइनस y1, y3 का मान फिर y1 का मान, माइनस था तो ये प्लस बन गया, प्लस x3 की वैल्यू 4 है, y1 माइनस y2, y1 कितना है -1 है, माइनस का y2, माइनस y2 कितना है 1 है, और ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। उधर अगर 0 है तो 1/2 गुणे में है, उधर जाके ये भी 0 हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या कि ब्रैकेट यहाँ पे, अच्छा ये इस तरह से, ठीक है। तो ये बनेगा आपका कि इसको पहले जोड़ घटाना कर लें, 5 में से 1 या 4, माइनस का 4 बचेगा, प्लस 2, ये दोनों जो 6 हो जाएगा, प्लस का 4, ये माइनस का 2 हो जाएगा, और इक्वल में 0, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कैसे गुणा हो जाएगी, तो माइनस का कितना बनेगा 4k, माइनस का 4k, और प्लस का 2 छंग 12, माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0। अब 4 के तो माइनस के हैं, 12 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो प्लस के 4 बचेंगे, प्लस के 4 बराबर 0। अब आप इस साइड में देख लें, यानी माइनस के 4 के हैं और प्लस का 4 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का 4, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो k बराबर 4, इधर ये 4 बटे में जाएगा, इक्कम कट जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो k का मान 1, ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आप सॉल्व करें। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है, दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, उसका पहला का नंबर दिया है, जो यानी दूसरे का का दिया है, उसमें बोला गया है 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, तो निम्न के आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अर्थात 2 पासों को एक बार एक साथ उछाला जाता है, तो उसमें जितने भी परिणाम बनेंगे पहले वो लिखेंगे। पासे में संख्या कितनी होती है, लूडो के पासे में 1 से 6 तक संख्या होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6, तो कौन कौन से मान हो सकते हैं, तो पहले कम से चालू करेंगे, पहले मतलब मान लिया हमने 1 आया, पहले पासे में भी 1 आया, दूसरे पासे में 1 आया, फिर पहले पासे में 1 आया, दूसरे में मान लो 2 आ गया, दूसरे में कितना ब्रैकेट में करते हैं, चल तो सही रहेगा 1 ठीक है, दोबारा मान लो 1 और 2 आ गया, तीसरा कंडीशन ये हो सकती है, पहले में 1 आए और दूसरे में 3 आए, ये भी हो सकता है, या तो पहले में 1 आए दूसरे में 4 आए, ये भी हो सकता है, या तो पहले में एक पासे में 1 आए नंबर आए, एक पासे में 5 आए, और इसके अलावा या तो पहले में 1 आए दूसरे में 6 आए, तो इतने प्रकार से आप पासा को फेंकेंगे, ये कंडीशन हो सकती है, और भी हो सकता है, पहले तो 1 लिया है, आप कितना लेंगे 2, तो पहले में 2 आए दूसरे में 1 आए, ऐसे ही पहले में 2 आए दूसरे में भी 2 आए, फिर पहले में 2 आए फिर 3 आए, पहले में 2 आए दूसरे में 4 आए, ऐसा भी तो हो सकता है, पासा आपने उछाला, एक में 2 नंबर आया, एक में 4 नंबर आया, एक में मान लो 2 आया, एक में 5 आ सकता है, एक में 2 आया, एक में 6 आ सकता है, यानी इतने प्रकार से आपके कोई आंसर आ सकता है, ठीक है। फिर 2 नंबर का हो गया, 3 का भी हो सकता है, मान लो पासा आपने उछाला, 3 भी तो आ सकता है, पहले पासे में 3 आया, दूसरे में 1 आया, फिर 3 2, फिर 3 3, फिर 3 4 हो गया, 3 5, 3 6, तो इससे सारे बना लेंगे मान, तो फिर 4 1 4 1 4 2 4 3 और 4 4, फिर 4 5 और 4 6, ठीक है। अगला 5 का, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 और 6, ठीक है। फिर पहले में 6 भी तो आ सकता है, 6 आ गया दूसरे में 1 आ गया, 6 आया दूसरे में 2 आ गया, फिर 6 3 6 4 और 6
5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो पांच, आप अगर दो पांच से उछाल रहे हैं तो इतनी संभावना है, इतने प्रकार से मान आ सकते हैं, इनमें से कोई से मान आ सकता है। पहले पांचे में 5 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, ये भी हो सकता है। पहले पांचे में 5, दूसरे में 5, ये भी हो सकता है। तो कितने 6 चंग 6, 1 2 3 4 5 6, 6 चंग 36, टोटल परिणाम 36 है। 36 में से कोई ना कोई मान आ सकता है। तो प्रायिकता किसकी पूछी है? नंबर 1 इन्होंने प्रायिकता पूछी है दोनों पासों पर एक ही अंक आए, यानी दोनों पासों पर एक ही अंक आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता फार्मूला आपने पढ़ी होगा, ये होता है अनुकूल परिणाम और अपान में होता है कुल परिणाम। ये कुल लिखा है, ठीक है, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब जो पूछा गया, ठीक है। तो पूछा गया दोनों पांचों पर एक ही अंक, यानी दोनों में सेम अंक आए। तो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है आपको? एक तो ये दिख रहा है, एक तो ये, ठीक है, एक एक सेम है, ठीक है, फिर दो दो सेम है, फिर तीन तीन सेम है, फिर ये सेम है, फिर ये सेम है, फिर ये सेम है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सेम अंक आए, यानी ये नहीं होगा, ये नीचे वाला ये 6 ये है, ठीक है, 6 सेम है। और यहाँ पे ये लिखा है 5,6, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। तो टोटल कितनी संभावना है? इन्होंने पूछा है कि एक ही अंक है, तो ऐसे कितने मान हो सकते हैं? एक ही, ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 5 6, 6 मान ऐसे हो सकते हैं, 6। और टोटल मान कितने? सब 36 हैं। तो इसको जब काटेंगे 6 कम 6, 6 चंग 36, तो कितना आ जाएगा? 1/6। तो आपका आंसर ये पहले का ये हो जाएगा, यानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा नंबर इन्होंने पूछा है, और दूसरा दिया है इसमें, अच्छा इसको, हाँ, सेकेंड नंबर दिया है कि दोनों पासों पर भिन्न भिन्न अंक हो। तो लिखेंगे दोनों पासों पर भिन्न भिन्न अंक होने की प्रायिकता, भिन्न भिन्न अंक होने की प्रायिकता, ठीक है। तो फॉर्मूला वही होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल मतलब ये पूछा है कि एक जैसे ना हो, तो भिन्न, देखो ये 6 को छोड़ के बाकी सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो टोटल 36 में से 6 को घटा दो, 36 में से 6 घट जाए 30 बचेगा। तो 30 मान ऐसे जो भिन्न भिन्न मान है, सब भिन्न भिन्न है, देखो अलग अलग है, ये अलग है, सब अलग है, तो 30 हो जाएगा। टोटल कितना? 30, वो 30 हो जाएंगे मान। और कुल परिणाम कितने थे? टोटल सब जोड़ना है 36 है, तो इसको काटेंगे 6 पंचे 30, 6 छंग 36, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 5/6। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हल करना है। और अगला प्रश्न दिया है, तब तक आप लगाएं उसे। और अगला दिया है दूसरे का खा नंबर। ये 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली मूल संख्या 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात करें। जब भी कभी यानी अंकों वाले मान आए तो आपको तीन मान जो बताना है वो तो सब में करना पड़ेगा, सेम होता है। ये प्रश्न नंबर आपका खा नंबर है। ये तो आपको दहाई का अंक मान ले, इकाई का अंक मान ले और संख्या बना ले, इतना तो काम सब में करना होगा। तो माना दहाई बराबर, माना दहाई का अंक ये x मान लेंगे, ठीक है। और इकाई का अंक आपका y हो जाएगा, y, ठीक है। अब संख्या मानेंगे, संख्या बराबर कितना होगा? आपको ध्यान रखना, संख्या हमेशा जो दहाई होती है उसको 10 से गुणा करके लिखा जाता है। अगर आपने y को माना होता 10y होता, लेकिन दहाई यहाँ पे x है ना, 10 से गुणा करेंगे 10x प्लस y। इकाई दहाई के सवाल में सभी में 3 स्टेप सेम होते हैं, ये सभी में आपको करना है, ठीक है। अब जो मैंने शर्तें दी है उस शर्त के अनुसार से
समीकरण बना लेंगे। पहली शर्त है अंकों का योग 9 है, यानी अंकों का योग, पहली शर्त इनकी ये है कि अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना है? 9 है। तो इसका मतलब हो गया x y अंक है ना, इसका जोड़ 9 है, मतलब x प्लस y बराबर 9। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन में इन्होंने बोला है संख्या के अंक उलट दिए जाएं, तो संख्या ये है और अंक पलटेंगे तो क्या होगा? x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा। तो संख्या के मान लो हमने अंक उलट दिए, देखो 10 अंक उलटने का मतलब x की जगह y लिख दो, y की जगह x लिख दो, 10y प्लस x। ये हमने संख्या के अंक उलट दिए। अंक उलट दिए जाए तो नई संख्या, ये नई संख्या हो गई मूल संख्या से। मूल संख्या ये है, मूल संख्या हमारी ये है जो सही, ये वाली मूल संख्या। मूल संख्या से 27 अधिक है, तो मूल संख्या से 27 अधिक कर देंगे 27। अब इसकी भी समीकरण बना लेंगे। एक्स वाई के मान इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स, ये 10x इधर आएगा माइनस का, y भी इधर आएगा माइनस का, बराबर तो कितना? 27। तो x देखो कितने हैं? 10x माइनस का, 1x प्लस का, तो माइनस के 9x बचेंगे और y कितना बचेगा? 10y प्लस का है, 1y माइनस का है, तो y तो प्लस के ही बचेंगे, 9y बचेंगे, प्लस का 9y, ठीक है, बराबर उधर कितना है? 27, ठीक। ये समीकरण, चाहे आप इसको अभी एलसीएम लेके काट सकते हैं, चाहे आप इसी को हल कर लें, चाहे आप और थोड़ा कॉमन ले लें। तो अगर आप 9 कॉमन ले लें, 9 कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा? कॉमन मतलब भाग करना, 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पे माइनस का x बचेगा, प्लस 9 से भाग करेंगे y बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा। तो 9 से काटेंगे 9 तिया 27। तो दूसरी समीकरण जो आपकी आई है वो आई है माइनस एक्स, इस साइड में देख लो आप, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। ये समीकरण सेकेंड हो गई, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, चाहे आप किसी मेथड से, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, किसी मेथड से कर लें। तो पहली समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 9, ये पहली समीकरण है, ठीक है। अब लिख देंगे जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर निशान बदले नहीं जाते, x प्लस माइनस है ऐसे ही कट जाएगा, लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर तो x प्लस का x माइनस का कट गया, ये दोनों प्लस के हैं तो 2y हो गए, 1y 2y बराबर 9 3 12, ठीक है। 2 उधर जाएगा बटे में, चाहे बटे में ले जा काटे, चाहे आप ऐसे काट दें, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में जिसमें चाहे आप रखें, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट कौन सी? ये थी, तो x प्लस वाई बराबर 9, तो x तो ऐसे रहेगा, y की वैल्यू 6 है बराबर 9, 6 उधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, 9 माइनस का 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो x y के मान हमारे अंक आ गए, इकाई डालेंगे, ठीक है। अब संख्या पूछी गई, संख्या में मान डाल देंगे। तो संख्या आप देख लें यहाँ पे, संख्या आपने मानी थी 10x प्लस का y, तो 10 गुणे x का मान कितना है? 3 है, प्लस y का मान 6 है, तो 10 तिया 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। और वैसे देखो आपका दहाइकांक x है, दहाइकांक x, दहाई कितनी? 3 है, ठीक है, और इकाई आपकी 6 है, इकाई 6, तो 36 हो जाएगा मान। जहाँ पे कोई निशान नहीं होता वहाँ पे गुणे का साइन होता है, ये आंसर हो जाएगा। संख्या वो कितनी है? 36 है। और अगला गा नंबर दिया है, 3 ऐसे क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है। इन पूर्णांकों को ज्ञात करें, ठीक है। क्रमागत बोला है तो हम क्रमागत हमेशा एक एक जोड़ के माना जाता है, क्योंकि एक में दो जोड़े, एक जोड़ेंगे तभी तो अगला मिलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे माना, प्रश्न नंबर ये आपका है गा नंबर, माना क्रमागत, क्रमागत, ठीक है। और क्या है? धनात्मक भी है, क्रमागत धन पूर्णांक, धन पूर्णांक बराबर 3 है, तो x पहला तो x हो गया, अगला एक बढ़ा देंगे, इसके बाद में एक और जोड़ देंगे, तो x प्लस 1 x प्लस 2, ये 3 क्रमागत हो गए लगातार के, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार,
प्रश्नानुसार जो बोला है वैसे ही हल करेंगे। ये बोला है इन्होंने, इसमें है दिया है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग, तो प्रथम का वर्ग कर लो, प्रथम का वर्ग हो गया। फिर बोला है प्रथम पूर्णांक के वर्ग तब दूसरे तीसरे के गुणनफल, दूसरे तीसरे का गुणनफल, दूसरा ये है तीसरा ये है, इन दोनों का गुणनफल, गुणा कर दिया यहाँ पे, गुणनफल का योगफल, यानी पहले का वर्ग दूसरे तीसरे की का गुणनफल, इसका जो जोड़ है वो दे रखा है कितना, 191 दिया है। तो पहले इसको हल करके हम द्विघात समीकरण बना लेंगे। ये तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये गुणा कर लेंगे, तो एक्स की गुणा करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर, एक्स की 2 से करेंगे 2x, अब 1 से करेंगे 1x प्लस 1 दूनी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर 191 भी इधर लाएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण में हमें सभी मान इधर लाने होते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर दो जगह है, इस साइड में देख लो आप, तो कितना बनेगा 2x स्क्वायर, ये दो जगह है, x दो ये है एक ये है, कितने प्लस के 3x बन जाएंगे। अब गिनती देख लो आप, संख्या कितनी है 191 माइनस की है 2 प्लस की है, तो प्लस की है तो घट जाएगी 189 189, ठीक है, माइनस का 189 बचेगा बराबर कितना 0। तो ये आपकी समीकरण आ गई। अब आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें, इन दोनों की गुणा के बराबर हो जाए और घटाएं तो आपका 3 आ जाए, तो फैक्टर आपको ढूंढने घटाना 3 आ जाए। तो आप देखेंगे इसकी पहले गुणा भी कर सकते हैं 189 और 2 की, तो मान लो 2 तो फैक्टर है ही है, ठीक है, 2 को लिख लिया हमने। इसके बाद में किसके टुकड़े करने 189 के, 189 9 से काट लें तो 9 दूनी 18 9 9 दूनी 18 9 एकम 9, ये जो गुणा करें आप 9 दूनी 18 18 और 21 में से 18 अगर घटाएं तो आपका 3 आ जाएगा, तो 3 की जगह अब कितना लिखना है 21 माइनस 18। ये फैक्टर तो आपने अच्छे से सीखे होंगे, अच्छा 8 में 9 में, ठीक है, और 10 में भी सीखे होंगे। तो 3 की जगह हमें लिखना है 21 माइनस 18, क्योंकि घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, तो x माइनस 189 इक्वल में 0, इधर 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x ऐड हो जाएगा, ठीक है, अब बराबर 0। अब दो पदों में कॉमन लेंगे, इनमें कॉमन कितना मिल रहा है, खाली x कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 2 इससे कट जाएगा, 2 इसको नहीं काट पाएगा, x कॉमन लेंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा, एक x बचेगा, इधर 21 बचेगा। अब इसमें कॉमन कितना मिलेगा 18, इसको तो काट नहीं पाएगा, तो 18 तो कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन 9 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, तो 9 कॉमन मिल जाएगा, 9 दूनी 18, और माइनस कॉमन लेते हैं तो निशान बदल जाता है, प्लस का 21, 9 से भाग कर दिया, ठीक है। आप ये भी ध्यान रखें, ये दोनों जो फैक्टर होते हैं ब्रैकेट में सेम आने चाहिए, सेम आ रहे हैं, तो एक एक को सॉल्व कर लेंगे। इस साइड में देख लो आप, एक तो जो एक जैसा आया उसको आपको लिखना है, 2x प्लस 21 एक जैसा आया है, इसको आपको लिखना है 2x प्लस का 21, और दूसरा जो कॉमन लिया था यानी x और माइनस 9, तो x माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। अब हल कर लेंगे, पहले इसको हल करेंगे, तो 2x प्लस 21 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 21, तो x बराबर माइनस का 21 बटे 2, ये तो मान हो नहीं सकता क्योंकि धन पूर्णांक लेना है हमें, ये तो माइनस का आ गया। अब इस वाले को मान हल करेंगे, x माइनस 9 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो ये हमारा पॉजिटिव मान है, तो x की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी। अब पूर्णांक जो दिए माने थे उसे मान डाल देंगे, ठीक है, तो लिखेंगे क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत धन पूर्णांक, धन पूर्णांक बराबर क्या माना था, एक तो x माना था, एक x प्लस 1 और फिर x प्लस 2, ये सारे हमने एज्यूम किए थे, मान डाल देंगे। x कितना 9 है, फिर x प्लस 1 यानी 9 में 1 जोड़ दो 10, फिर 9 में 2 जोड़ना है 9 तो 11, तो ये आपके धन पूर्णांक आ जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 10 11 क्रमागत धन पूर्णांक है। इसके बाद में स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, उसको सॉल्व करें। और अगला दिया है घ नंबर, चित्र में यदि BD परपेंडिकुलर AC यानी BD लंब है AC पर तथा CE परपेंडिकुलर AB, CE लंब है AB पर
तो सिद्ध कीजिए कि ट्राइंगल AEC सिमिलर है ट्राइंगल ADB। ठीक है, चित्र दे रखा है तो आप चित्र जो बना है आपको वही बनाना है। एक तो आपका त्रिभुज है ACE, ठीक है, तो एक आप बनाने ट्राइंगल इस तरह से, ये है, ये दिया है AC और फिर है AC, ये E दिया है, ठीक है, और ये आपका एक लाइन और आगे बढ़ा लेंगे, ये चित्र दिया है, ये B है आपका, और यहाँ से AC पे लंब पड़ा है तो लंब मतलब 90 डिग्री पड़ता है, ये लंब है, और ये इसका नाम है D, BD परपेंडिकुलर AC, यानी BD लंब है AC पे और CE लंब है AB पे। पहले लिखा है देखो CE परपेंडिकुलर AB, ठीक है, और जो जानकारी दी गई पहले वो लिख देंगे, ज्ञात है जो जो जानकारी दी है आप वो लिख दें। एक तो आपको पता है कि BD लंब है AC पे, BD लंब है किस पे, AC पे। दूसरा आपको पता है तथा CE ये भी लंब है AB पे, CE ये लंब है किस पे, AB पे, ठीक है। चाहे आप इधर निशान बनाएं, आपको पता है पूरी रेखा जो 180 की होती है, इधर 90 तो इधर भी 90 होगा, इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि पूरा एंगल एक लाइन पर 180 का होता है, ठीक है। अब इसके बाद सिद्ध करना है, कितना है, ठीक है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है आपको ट्राइंगल AEC सिमिलर ट्राइंगल ADB, ये आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब डालेंगे आप उपपत्ति, ठीक। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से ट्राइंगल हमको लेने हैं, कौन कौन से हमको सिद्ध करना है, तो आपको अलग कलर्स करके दिखाना है। एक तो लेना है AEC कहाँ पे आपका, एक तो A E और ये C, ये वाला त्रिभुज आपको लेना है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, ADB है, इसको अलग कलर से करेंगे, ADB ये हो गया AD और ये हो जाएगा आपका B, यहां तक आया ये, ठीक। ये एक रेड वाला एक ब्लैक वाला, इसको आपको सिमिलर सिद्ध करना है, तो लिख देंगे सबसे पहले त्रिभुज AEC तथा ADB में लिखेंगे त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज ADB में, ठीक है। जो जो कोण बराबर होंगे वो लिख देंगे। देखो ये कोण तो रेड वाले में ये 90 है, ठीक है, और ब्लैक वाले में ये 90 है, क्योंकि लंब था ना, ये 90 है। तो इसको आप नाम दे दें, कुछ एक दे दें, एक लिख दें, इसको आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको आप 3 लिख सकते हैं, इस कोण को आप 3 लिख सकते हैं। चाहे बिंदुओं में लिखें जैसे CAE, चाहे आप नंबर ही डाल लें। देखो इसका ये रेड वाले का ये टू एंगल 90 डिग्री है और ब्लैक वाले का एक ये 90, तो 1 और 2 बराबर है, लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है, और लिख भी देंगे दोनों 90 डिग्री है, दोनों कैसे हैं, समकोण है, 90 है, दोनों 90, ठीक, ये बराबर हो गए। और तो आपको दिख रहा होगा ये कोण जो ये वाला है ये दोनों में आ रहा है, ब्लैक वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, रेड वाले में भी आ रहा है, ठीक है, तो ये कॉमन हो जाएगा। ट्राइंगल 3 बराबर सॉरी ये वाला दोनों में आ रहा है, तो हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों में तो उभयनिष्ठ लिखा जाता है, मतलब कॉमन है ये उभयनिष्ठ, ठीक है। अगर आपने 2 एंगल को समान लाके दिखा दिया तो 2 कसौटी लग जाती है समरूपता की, एंगल, ठीक है, एंगल समरूपता से, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सिमिलर हैं। ट्राइंगल AEC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ADB के, तो ये आपको सिद्ध हुआ, ठीक है, प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रूव करेंगे। इसके बाद में अगला दिया है, 1 नंबर दिया है और उसमें दिया निम्नलिखित 12 मात्रा सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी समांतर माध्य निकालना है। तो पहले तो लिखा है वर्ग अंतराल
और दूसरा जो कॉलम है वो है बारंबारता का, बारंबारता। वर्ग अंतराल में आपका 0 से 10, 10 से 20, इस तरह 50 तक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, इतने मान। अब बारंबारता में दिया है आपका 5, 12, 5 है, 12 है, 25 है, ठीक है, 5, 12, 25, 10 है और 8 है, 10 है और 8 है, ठीक है। तो इतना आपको ये आप ऐसे बना लें। सबसे पहले मध्यमान निकाला जाता है। अगर ये वर्गीकृत है, दो दो मान दिए हैं, ठीक है, तो मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान। और मध्यमान को बोलते हैं हम एक्स आई, और बारंबारता को एफ आई बोलते हैं। आप लिख सकते हैं एफ आई यहाँ पे, एफ आई, ठीक है, एफ आई, ये आपका एक्स आई है। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, और इन दोनों को जोड़े 20 और 10, 30, 30 का आधा 15। खाली दो मान आप निकाल लें जोड़ के आधा, ठीक है। बाकी ये देखिए कितना जुड़ा है, 10 जुड़ा है, सारे मान 10 10 जोड़ के होंगे। 15 में 10 जोड़ दो 25, 25 में 10 जोड़ो 35, 35 में 10 जोड़ो 45। अगर आप जोड़ के आधा भी करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब जब मान ये बड़े बड़े होते हैं तो हम विचलन विधि या कल्पित माध्य का यूज करते हैं। अगर ये छोटे छोटे डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि से हल कर लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि में सीधे गुणा कर लेते हैं 55 25 ऐसे करके, ठीक है। चाहे आप प्रत्यक्ष विधि लगाएं, इसमें दिखा नहीं है, तो जो इजी लगे वो लगाएं, ठीक है। वैसे हम तो यहाँ पे विचलन लगाएंगे क्योंकि विचलन में डाटा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले यू आई निकालना है आपको, यू आई, ठीक है। यू आई कैसे निकलता है आपको ध्यान रखना है, विचलन से निकालना है, ठीक है। और यू आई के बाद में अगला कॉलम एफ आई इंटू यू आई। सबसे पहले बीच में जो नंबर आ रहा है उसको आप एज्यूम कर लें। बीच में कौन सा आ रहा है? 25 आ रहा है। कभी के बीच में दो नंबर आए, दो में से कोई भी आप चुन लेना, ऐसा सेम आएगा। मान लो हमने बीच में 25 आ रहा है, ये मान हमारा ए का हो गया, ठीक है, ये ए का मान हो गया। तो ए के आगे 0 लिख देना है, ऊपर 1, इसके आगे 1, ऊपर 2, आगे और होगा 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाना है। यहाँ से नीचे 1 2 3 4, 1 2 आगे है नहीं, इस तरह बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जितने भी मान होंगे। और ऊपर वाले मान निगेटिव होंगे और नीचे वाले पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना, 0 के ऊपर निगेटिव, नीचे पॉजिटिव। अब आपको मल्टीप्लाई करना है एफ आई यू आई। एफ आई आपका ये है, यू आई ये है। अब कितने छोटे मान होंगे देखो, 5 दूनी 10, माइनस का 10 हो गया, और 12 एकम 12, माइनस का 12 हो गया, और 25 0 गुणा 0, 0 से गुणा होती 0 होता है, 10 एकम 10, 8 दूनी 16, ठीक है, ये हो गया है इतना। ये आपको दो मान जोड़ने, एक तो एफ आई का मान जरूर पड़ेगा, ये जोड़ना है, जोड़ लो। 5 2 7 5 12, 12 8 20 का 0 हासिल 2 2 4 5 1 6, 60 हुआ है। फिर से देखिए 25 5 30 और 10 40, 40 और 20 60, ठीक है, 60 हो गया। और एक तो आपको ये जोड़ना है, इसको कैसे जोड़ेंगे? प्लस माइनस के अलग कर लेंगे, जोड़ो। 12 में 10 जोड़ेंगे 22, माइनस का 22, प्लस के अलग जोड़ लेंगे, 16 10 26, 26 प्लस का। अब आपस में ये प्लस माइनस घट जाते हैं, तो 26 में से 22 जाएगा, 4 बचेगा, बड़ी गिनती प्लस की तो प्लस का 4, इसका मान कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। अब आपको फार्मूला लगा लेना है। तब विचलन का जो फार्मूला होता है वो होता है समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है, और गुणे में यच होता है, ठीक, ये मान होता है। अब मान डाल दो। यच क्या होता है? यच जो होता है इनका अंतर होता है, ठीक है, इसका अंतर 10 10 का है तो 10 हो जाएगा। तो x बार बराबर, ये आपको दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा है, चलो अभी तो दिख रहा है ऐसे। तो यहाँ पे हो जाएगा x बार बराबर, ए कितना माना आपने? 25 माना है, प्लस ये सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई का जोड़ जो लास्ट में आए वो सिग्मा का मतलब लगा दिया है, ठीक है। 4 है, और गुणे में h का मान भी ले लो। h कितना है? इनका अंतर 10 का है, 10, और बटे में सिग्मा एफ आई, ये थोड़ा इरेज कर दे। सिग्मा का मतलब जोड़ एफ आई का, एफ आई का जोड़ कितने? 60 है, 60 है। तो जितना करे उतना काटो, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 3 से 2 में हम भाग कर लेंगे। तो अब इधर देखें, तो x बार बराबर कितना? 25 है, प्लस 2 बचा है, 2 एकम 2 बटे 3, ठीक है। फिर लिखेंगे x बार बराबर 25 प्लस
3 से 2 को भाग कर लेंगे। 3 से जब 2 को भाग करेंगे तो पहले पॉइंट लगा लेंगे 0, तिछाक 18, पॉइंट लगा तो हर बार में 0 लगता जाएगा, तिछाक 18, 2 बचा है। तो जब भी शेषफल आधे से ज़्यादा बचता है तो एक जोड़ देते हैं। 3 का आधा 1.5 होता है, 1.5 से ये ज़्यादा है ना, तो 66 को हम कितना 67 मान लेंगे, क्योंकि पूरा तो कटेगा नहीं, तो लगभग में 67 यहाँ पे 0.67। अब ये पूर्णांक 0 है, इसमें पूर्णांक 25 है, ठीक है, पूर्णांक मतलब दशमलव पहले वाले, तो इसको जोड़ लेंगे तो x बार बराबर कितना आएगा, 25 में 0 जोड़ेंगे 25.67, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका समांतर मार्ग जो है वो ये आएगा। तो आपको याद रखना ये पग विचलन मेथड से लगाया है, वैसे कोई इशू नहीं, आप कोई मेथड यूज कर सकते हैं। तो अगला भी दिया है, तब तक आप उसको सॉल्व करें। और अगला नंबर दिया है 4 नंबर, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए, यानी बहुलक निकालना है 4 नंबर। और बहुलक टेबल में दे रखा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और दूसरा कॉलम है, सॉरी वर्गांतर नहीं दिया, यहाँ पे वर्गांतर दिया है, ठीक है, क्या दिया है, वर्गांतर, वर्गांतर दिया है, और फिर बारंबारता दिया है, बारंबारता। तो वर्गांतर है 1 से 3, 1 से 3, और 3 से 5, 5 से 7, 2 का डिफरेंस है, फिर 7 से 9 है, फिर 9 से 11 है, इतना दिया 9 से 11, ठीक है। अब बारंबारता में दिया है 7, इसका 7 है, और इस वाले का 8 है, और फिर 2, इसका 2 दिया है, और इस वाले का भी 2 दिया है, इस वाले का भी इसका 1 दिया है, ठीक है, ये आपकी बारंबारता हो गई। और बहुलक में आपको आगे टेबल नहीं, बस इसी में देखना होता है कि सबसे बड़ा जो मान होता है वो आपका F1 होता है, और उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2 होता है। तो सबसे बड़ा मान आपको इसमें दिख रहा होगा 8 है, तो ये F1 हो गया, इसके ऊपर F0 होता है, इसके नीचे F2 होता है, आपको इतना याद रखना है। और जो F1 शुरुआत में बड़ा मान होता है वही आपका वर्ग होता है, बड़ा मान यही तो है 8 वाला, जो बड़ा मान होता है यही आपका बहुलक वर्ग यही होता है। कभी पूछा जाएगा बहुलक वर्ग कितना है, तो 3 से 5 बहुलक, ये वाला बहुलक वर्ग है, ये L का मान होता है, तो यहाँ पर लिख दें L कितना है आपका 3 है, अंतर इनका H होता है, H कितना है 5 में 3 गया 2 है, ठीक है। और ये तो मान F0 कितना है आपका 7 है, F1 कितना है आपका 8 है, और F2 कितना है 2 है, ठीक है। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बहुलक बराबर होता है, यानी बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में H। आपको बिल्कुल रट लेना, एक क्वेश्चन एक इस तरह के जरूर आते हैं, ठीक है। बराबर L कितना है आपका 3 है, प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 8 माइनस 7 होगा, 8 माइनस 7 बटे में 2F1, तो 2F1 का मान 8 है, तो 8 माइनस F0, F0 कितना 7 है, माइनस F2, F2 कितना 2 है, गुणे में H, H इनका अंतर 2 है। तो अब आप क्या करें, इनको घटाएंगे, ये गुणा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा 1, और आगे गुणा में 2 दिया है तो वो लिख लेंगे ऐसे, बटे में 8 दूनी 16, और दोनों संख्या माइनस की अब जुड़ जाती है, 7 2 कितना 9 बनेगा, माइनस का 9। अब घटा लेंगे तो यहाँ पे ये आपका आएगा 3 प्लस ये गुणा 2 एकम 2 बटे में 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16, तो कितना बचेगा 9 7 16, 7 बचेगा। अब आपको क्या करना है, 7 से 2 को भाग कर लेना है, तो 3 प्लस 7 से भाग कर लेंगे 2 को, तो पहले तो पॉइंट ही लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 7 दूनी 14 हो गया, 6 बचा, दशमलव लगा 0 तो बढ़ ही जाएगा, 7 8 56, 4 बचा फिर 0, 7 बचे 35, ठीक है, 5 बचा,
देखो 7 का आधा कितना होता है, 3.5 होता है, 3.5 से ये ज्यादा बचा है, तो इसमें 85 को 250 की बजाय कितना 206, इस यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे आपको यही रहने देना है, लेकिन यहाँ पे जो लिखना है वहां पे एक अंक बढ़ा देना है, क्योंकि आधे से ज्यादा बचा है, पूरा तो कटेगा नहीं, तो लगभग में 286 मान लिया जाएगा, तो 0.286। अब आपको इसको जोड़ना है, ठीक है, इसमें पॉइंट नहीं है तो आगे होता है, आपको ध्यान रखना, बच्चे को जोड़ने में भी गलतियां करते हैं, तो दशमलव आगे है तो लिख लेंगे 3.000, इसमें 3 अंक है ना, तो ये वाली संख्या ऐसे लिखना है, दशमलव के नीचे ही दशमलव रहे, पॉइंट इसके पहले 0.286, ठीक। अब जोड़ लो, 6 में 0 6, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, ये आएगा 3, तो कितना आंसर आ जाएगा, यानी बहुलक आपका आ जाएगा 3.286, तो ये आपका मोड हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे के प्रश्न आपको अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।